खास होने वाला है, क्योंकि ये सीजन के लिए सबसे बड़ा आज मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ में जाने के लिए आज चौथी टीम का होना तय माना जा रहा है। दिल्ली कैपिटल और मुंबई के बीच आज वानखेड़े के मैदान पर मुकाबला होगा और इस मुकाबले में यह मुकाबला डीसी के लिए वर्चुअली नॉकआउट जैसा होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि डीसी आज का मुकाबला हार जाती है तो वो फिर प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, यानी कि प्लेऑफ के दरवाजे डीसी के लिए इसके बाद बंद हो जाएंगे और एमआई अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि जो चौथे नंबर की जो टीम बनी हुई है, जो पैच फंसा हुआ है अब तक कि चौथे नंबर पर कौन टीम क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए, मुंबई या दिल्ली। अगर दिल्ली आज मुकाबला हार जाती है तो फिर मुंबई कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर 4 नंबर की जो टीम की रेस है वो और भी दिलचस्प हो जाएगी। एमआई को फिर अपने बचे हुआ अगला मुकाबला जीतना होगा, साथ ही मुंबई को यह कामना भी करनी होगी कि जो दिल्ली है वो अपना मुकाबला हार जाए। आज के मैच की बात करें तो आज वानखेड़े पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों टीमों को एक एक अंक दिया जाएगा और फिर दोनों ही टीमों को अपना जो एक एक मुकाबला बचा हुआ है उसको जीतना होगा और साथ ही एक दूसरे की हार की कामना करनी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करता हूं तो 13 पॉइंट्स के साथ दिल्ली और 14 पॉइंट्स के साथ मुंबई आज मुकाबले में उतरेगी और यह मुकाबला आज वानखेड़े के मैदान पर खेला जाएगा। देखिए, चौथे नंबर पर अभी मुंबई बनी हुई है क्योंकि 12 मुकाबलों में उसके 14 पॉइंट है, लेकिन दिल्ली 12 मुकाबलों में 13 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। और आज का मुकाबला जो है वो दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है, खासकर दिल्ली के लिए। अगर दिल्ली आज मुकाबला गवा देती है तो फिर उसके 13 मैच में 13 पॉइंट हो जाएंगे और 14वां जो मुकाबला खेलेगी उसमें अगर वो जीत भी जाती है तो उसके 15 पॉइंट होंगे। लेकिन आज अगर मुंबई अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर उसके 13 मुकाबलों में 16 पॉइंट हो जाएंगे। तो इसके दम पर मुंबई आज क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन फिर बात आती है अगर दिल्ली मुकाबले को जीतने में सक्षम हो गई तो फिर क्या होगा। उसके बाद यह होगा कि दोनों का एक एक मुकाबला इसके बाद बचा हुआ है, उसमें दोनों ही टीमों को पहले तो वो मुकाबले जीतने होंगे, उसके अलावा दोनों टीमों को एक दूसरे की हार के लिए दुआएं कामना सब कुछ करना होगा। लेकिन एक और बात आपको बता देते हैं, अगर आज का मुकाबला नहीं हो पाता है क्योंकि बारिश की संभावनाएं वहां पर बनी हुई हैं, अगर मुकाबला पूरा नहीं हो पाता है तो उसके बाद क्या होगा, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा और मुंबई के 15 पॉइंट और दिल्ली के 14 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर से दोनों का एक एक मुकाबला फिर बचा हुआ है, वो दोनों टीमों को जीतना होगा। और मैं जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि फिर मैच जीतने के साथ साथ दोनों ही टीमों को एक दूसरे की हार के लिए कामनाएं करनी पड़ेंगी। तो आज जो मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े में वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज चौथे नंबर की जो टीम है क्वालिफाई जो करेगी उसका तय होना लगभग तय लग रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वानखेड़े का ये मैदान है और यहां पर दिल्ली का रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। तो वानखेड़े पर चलेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई के वानखेड़े से एक बड़ी खबर आ रही है और ये मुंबई के वानखेड़े से एक बड़ी खबर, मुंबई और दिल्ली के बीच आज एक महा मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले में अब टॉस हो गया है और दिल्ली ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का यहां पर फैसला किया है। तो मुंबई पहले बल्लेबाजी करते हुए अब नजर आएगी। तो मुंबई के सामने दिल्ली की चुनौती होगी और इस चुनौती को मुंबई कैसे पार पाती है ये देखना जरूर होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं 2025 में जब दोनों ही टीमों का पहली बार मुकाबला हुआ था तो वहां पर मुंबई ने दिल्ली को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की थी और उसके बाद से लगातार मुंबई ने 7 मुकाबले खेले और उन 7 मुकाबलों में से मात्र 1 मुकाबला गंवाया और 6 में जीत दर्ज की। क्या आज फिर मुंबई अपने इस प्रतिद्वंदी के सामने वही प्रदर्शन दोहराएगी या फिर दिल्ली जो है 12 रन की उस हार का बदला लेगी? क्योंकि उस 12 रन की हार के बाद से दिल्ली जो है जीत की पटरी से उतर गई थी।
तो एक बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच, और दोनों ही टीमें एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदी है। दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला खेला जाएगा। एक देश की कैपिटल है तो दूसरी पैसों के मामले में जानी जाती है। तो दोनों का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और ये वानखेड़े पर मैदान में खेला जाएगा। टॉस हो चुका है, दिल्ली ने टॉस जीता है और पहले चुनी है गेंदबाजी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अखिल जी जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। अखिल जी, स्वागत है आपका। अखिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, जी सर। सर, एक बड़ा मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच आज खेला जाएगा। मुंबई और दिल्ली के बीच जो मुकाबला होना है, उसको प्लेऑफ का जो मुकाबला होना है फाइनल, उससे पहले दिल्ली के लिए ये वर्चुअली फाइनल माना जा रहा है। वो इसलिए सर, अगर आज दिल्ली हारती है तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी सर। जी सर, जी सर। ये दोनों टीम के लिए इम्पोर्टेंट मैच है। दोनों टीम को ही ये मैच जीतना पड़ेगा जी। और यहाँ पर अगर मैच होता है, बारिश की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो मुंबई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी जी। अगर दिल्ली को एक पॉइंट मिलता है तो दिल्ली को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा जी। अखिल जी, एक बात और है कि टेक्निकल सी थोड़ी सी मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर, क्योंकि बारिश की संभावनाएं ज्यादा बनी हुई है, टॉस तो हो चुका है और दिल्ली ने टॉस जीत लिया है। अगर बारिश 10 ओवर के बाद आती है या एक पारी खत्म होने के बाद आती है, उसके बाद अगर मैच पूरा नहीं हो पाता है, दोनों को एक एक अंक दिया जाएगा, वहां पर मुंबई के 15 हो जाएंगे, दिल्ली के 14 हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोनों का एक एक मुकाबला बचा हुआ है। फिर उसमें दोनों को अपनी जीत के साथ साथ दूसरे की हार की कामना करनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप? मुझे ये सिनेरियो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर। जी सर, बिल्कुल। अगर टीम को एक एक पॉइंट मिलता है, इसके बाद ये होता है कि अगर दूसरी टीम अगर हारती है तब उसको दिल्ली को अंदर जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मुंबई के लिए, अगर मुंबई के लिए कोई टीम हारती है तो वो उसको जीतने आगे जाने का मौका मिलेगा। दोनों की टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है, तो सबसे बड़ी बात ये है जी। और दूसरा ये कि अगर एक एक टॉप पॉइंट का चांस आता है तो यहाँ पे भी दूसरी टीम का हारने के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा जी। अब एक और बात है सर, सीजन में जब दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हुई थी तो वहां पर मुंबई ने 12 रन से दिल्ली को हराया था, और वहीं से जो मुंबई की एक खराब शुरुआत जो हो रही थी, पहले 5 मुकाबलों में वो लगातार 4 मुकाबले गंवा चुके थे, एक ही मुकाबला जीता था, वहां से मुंबई जीत की पटरी पर लौटी थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कहीं ना कहीं उस हार के बाद जीत की पटरी पर जो चल रही थी वहां से ड्रेल हो गई थी। तो क्या दिल्ली एक्सप्रेस आज फिर से चलेगी और अपनी उस हार का बदला लेगी? अगर आज दिल्ली मुकाबला जीत जाते तो फिर दिलचस्पी जो है चौथे नंबर के लिए वो और बढ़ जाएगी। अगर आज मुंबई जीत गई तो जो चौथे नंबर की जो रेस है वो आज ही समाप्त हो जाएगी। जी जी। शुरुआती दिनों में दिल्ली ने अच्छे मैच जीते हैं जी, और अभी लास्ट में हारते हुए दिल्ली थोड़ा नीचे जा रही है। वैसे ही मुंबई ने शुरुआती टाइम में मैच हारे थे तो मुंबई जीत रही है जी। यही दोनों का ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई का होम ग्राउंड है जी, और दिल्ली के लिए यहाँ थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा जी। और यहाँ पे बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जल्दी से विकेट गिराने पड़ेंगे। अगर ये रोहित शर्मा को जल्दी से आउट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चांस बन सकते हैं दिल्ली के लिए। आज कप्तान चेंज किया गया है सर दिल्ली की तरफ से, फैफ डुप्लेसी को टॉस के लिए भेजा गया है। क्या सब कुछ ठीक है या फिर आज कप्तान का भविष्य आजमा रही है दिल्ली की टीम? हाँ, कहीं ना कहीं डुप्लेसिस के ऊपर एक दाव खेल रहे हैं कप्तानी के लिए। बट ये है कि अभी पूरे सेशन में अभी डुप्लेसिस ने कुछ ऐसा बल्ले से नहीं करके दिखाया है जिससे कि दिल्ली को कोई बड़ा फायदा मिला हो। केएल राहुल कह सकते हैं, केएल राहुल ने अच्छे बैटिंग की है पूरी, उसमें केएल राहुल कहीं भी बैटिंग कर सकते थे। जैसे लास्ट मैच में ओपनिंग कराया था दिल्ली ने केएल राहुल को जी, और केएल राहुल ने रन भी करके दिखाए हैं वहां पे। तो यही है कि केएल राहुल का साथ देने वाला कोई अच्छा खिलाड़ी चाहिए कि जो कम से कम उसके साथ पार्टनरशिप कर सके अच्छी से अच्छी जी। अब थोड़ा सा बल्लेबाजी, क्योंकि प्लेइंग 11 मेरे सामने है सर, वो चल भी रही है टीवी स्क्रीन पर, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा दिल्ली ने आज एक फेरबदल किया है, कप्तान चेंज किया है, फैफ डुप्लेसी को कप्तानी सौंपी और साथ ही साथ कप्तान साहब जो हमारे बाबूजी हैं वो नजर नहीं आ रहे अक्षर पटेल आज टीम में, क्योंकि प्लेइंग 11 को कोई जगह नहीं दी गई है। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शायद राहुल आएंगे, क्योंकि राहुल का प्लेइंग 11 में अब तक नाम नहीं है। तो जब सेकंड बल्लेबाजी आएगी तो मुझे लगता है कि राहुल बल्लेबाजी के लिए आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, ओपनिंग अगर राहुल करेंगे तो फिर अभिषेक पोरेल तीसरे नंबर पर अब तक आपके लिए कामयाब नहीं हुए हैं। क्या अभिषेक पोरेल और राहुल ओपनिंग करेंगे या फिर राहुल और फैफ डुप्लेसी ही ओपनिंग करेंगे आज? फिर जहां तक ये देखा गया है कि अभी फैफ डुप्लेसी और राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा
एक प्लस पॉइंट मिल सकता है अगर कुछ अच्छी बैटिंग कर जाता है यहाँ पे जी डुप्लेसिस। और दूसरी बात ये है, अक्षर पटेल को आज खेलना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों चीज, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो कहीं ना जी कहीं यहाँ डिसएडवांटेज मिलेगा दिल्ली को आज। जी। ये एक माइनस अगर पॉइंट दिल्ली के लिए सर, क्योंकि आज अक्सर नहीं खेल रहे, क्योंकि बल्लेबाजी भी वो करते हैं, ये गेंदबाजी, बड़ा इतना माइनस पॉइंट है, महत्वपूर्ण क्योंकि अक्षर मुकाबला। पटेल, जी 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 जी, एक क्योंकि और, अक्षर पटेल अभी इनफॉर्म बैट्समैन थे सर। जी जी, एक और अखिल जी, क्योंकि देखिए मैं ना थोड़ा सा चिंतित इसलिए हूं क्योंकि जो दिल्ली ने पहले 5 मुकाबले खेले थे, लगातार 4 मुकाबले जीते थे, उसके बाद एकदम से जो उन्होंने रणनीतियां बनानी तय की ना सर, थोड़ा सा उससे आज ये समस्या उत्पन्न हो रखी है कि दिल्ली को चौथे नंबर के लिए, क्वालिफाई के लिए यहां पर जूझना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि दिल्ली जब लगातार जीत रही थी तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। मुंबई के खिलाफ पहला मुकाबला हारे, उसके बाद फैफ डुप्लेसी को वो टीम में लेकर आए, उन्होंने वहां से फैफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरेल से ओपनिंग करवाई, वो मुकाबला गवा देते हैं, उसके बाद ओपनिंग पेयर फिर से चेंज कर देते हैं, अभिषेक और करुण नायर। करुण नायर वहां पर फेल हो जाते हैं। इससे पहले करुण नायर ने आपके लिए तीसरे और चौथे नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगर मैं अभी टीम देख रहा हूं ना, जो मौजूदा जो प्लेइंग 11 है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको मिडल ऑर्डर कहा जाता है सर। मिडल ऑर्डर में आपके पास अगर राहुल और आशुतोष, माफ कीजिएगा, राहुल और फैफ डुप्लेसी ओपनिंग करते हैं, तो फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास अभिषेक पोरेल एक युवा है, समीर रिजवी एक युवा है, आशुतोष एक युवा है, स्टब्स इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं लेकिन वो भी एक युवा ही है। ये सब आपके पास है सर। मिडल ऑर्डर केवल आप युवाओं के भरोसे छोड़ोगे तो फिर मुझे लगता है कि अगर मुंबई यहां पर 190 180 तक पहुंच गई, तो फिर अगर राहुल या डुप्लेसी जल्दी आउट हो गए तो फिर आप इस मिडल ऑर्डर के सहारे 180 190 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां आपको या तो करुण नायर को रखना चाहिए था, या फिर आप अभिषेक केएल राहुल से ओपनिंग करवाएं, फैफ डुप्लेसी को आप मिडल ऑर्डर में रखें, या फिर अभिषेक और फैफ डुप्लेसी ओपनिंग करें और राहुल को आप तीसरे या चौथे नंबर पर यूज करें, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जी सर जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतने सारे चेंजेस के बाद ना दिल्ली को तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जी दूसरी बात यह है कि अभिषेक को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक नीचे अच्छी बैटिंग करने का अगर मौका मिलता तो शायद अभिषेक अच्छी बैटिंग कर पाते। और ये भी सही है कि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप ओपनिंग में बैटिंग या रन बना के नहीं देंगे आप, तो आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, वहां पे पार्टनरशिप चाहिए, तो उसमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए हमको, जो दिल्ली को मतलब आगे उठाने का काम करता। जैसे डुप्लेसिस को थोड़ा ऊपर करके राहुल को थोड़ा नीचे कर सकते थे, या फिर राहुल को ऊपर कर से डुप्लेसिस को नीचे कर सकते थे। मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर नीचे ला सकते थे तो हमारा कहीं ना कहीं दिल्ली को इसका फायदा जरूर मिलता। जी, मैं इसलिए ये बात इसलिए भी आपसे जानना चाह रहा हूं अखिल जी, क्योंकि मिडल ऑर्डर में जब गेंदबाजी होगी ना, तो वहां पर आपको 2 वो बेहतरीन गेंदबाज नजर आएंगे जिसका तूफान पूरी दुनिया में चलता है। एक का नाम बुमराह है तो दूसरे का नाम ट्रेंट बोल्ट है, क्योंकि ये दोनों, पहले ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर डालते मिडल ऑर्डर में, उसके बाद 10 ओवर के बाद वो 2 ओवर फिर से डालने के लिए आते हैं। बुमराह 1 ही ओवर डालते हैं और उसके बाद 10 ओवर के बाद वो 3 ओवर डालने के लिए आते हैं। अगर वहां एक्सपीरियंस आपके पास बल्लेबाज नहीं होगा तो फिर आप ट्रेंट बोल्ट और बुमराह का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं सर। जी सर जी, बिल्कुल सर। अगर इस टाइम अगर बुमराह के लिए बात की जाए, क्योंकि बुमराह अभी इंजरी से उभर के आए हैं जी, तो अगर बुमराह पे दबाव बना जा सकता है, इस टाइम बना सकती है दिल्ली। अगर बुमराह के ऊपर 2-4 शॉट अगर मार सकते हैं, उस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो बुमराह इस टाइम इनफॉर्म बॉलर नहीं है, ना इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं जी। तो अगर ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है अगर दिल्ली इसमें थोड़ा सा एनालाइज करे तो जी। अब थोड़ा सा रुको, मुंबई की तरफ कर लेते हैं सर। मुंबई के लिए खुशखबरी ये है कि विदेशी प्लेयर कोई भी नहीं गया है, सबके सब लौट आए हैं। रिकल्टन की ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जो युद्ध विराम के बाद रोका गया था आईपीएल, वो घर जा चुके, वो नहीं आ पाएंगे, वो आज टीम में है। विल जैक भी आपके साथ है और ट्रेंट बोल्ट भी आपके साथ है और मिचेल सेंटनर भी आपके साथ है। तो एक खुशखबरी ये है, रिकल्टन रोहित शर्मा को एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, 15-20 दिन का ये समय निकल गया है, कोई भी मुकाबला नहीं देखा मुंबई का। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप रिकल्टन और रोहित शर्मा से, क्योंकि रोहित शर्मा का घरेलू ये मैदान है और अब तो उनके नाम का स्टैंड भी बन चुका है सर वहां पर। जी सर, बिल्कुल। वैसे भी मुंबई की ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी जा रही है। रिकल्टन और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी तक। कुछ मैचों को छोड़कर अगर माना जाए कि
रोहित शर्मा और रिकल्टन ने बहुत अच्छी बैटिंग की यहाँ पे, जी जिससे मुंबई को कहीं ना कहीं दबाव से उबारा गया है जी इससे। वो तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर इतना दबाव नहीं रहता रन बनाने के लिए, जो जी शुरुआती ओपनिंग बैट्समैन को रन बना कर दे देते हैं जी। जिससे। एक और सर, थोड़ा सा मैं पिछले मुकाबले पे जाता हूं, जो बारिश के कारण रुका था जीटी के लिए, और फिर अंत ओवर में वो 15 रन चाहिए थे, वहां पर दीपक चाहर के साथ गए थे हार्दिक पांड्या। उससे पहले बारिश जब हो रही थी तो उस समय मुंबई आगे चल रही थी, वो बारिश रुकी और आखिरी ओवर में 15 रन बनाने के लिए मिले। दीपक चाहर वो ओवर नहीं बचा पाए 15 रन, तो थोड़ा सा गेंदबाजी में चूक हो सकती है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, और अगर बारिश का मौसम वहां पर है और नमी रही और ऐसे ही हवाएं चलती रही, तो फिर दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों ही गेंदबाजी में बहुत घातक साबित होंगे सर, क्योंकि सेंटनर उसके बाद स्पिन के लिए आएंगे, हार्दिक पांड्या आपके पास है, विल जैक भी आपके लिए स्पिन डालते, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बल्लेबाजी में मजबूत लग रही है दिल्ली की बजाय मुंबई की टीम यहाँ पर। जी बिल्कुल, एक मुंबई के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। बॉलिंग, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, तो वहाँ पे बॉलिंग के दम पे भी एक्सपीरियंस है। ये देखो, बोल्ट के ऊपर ये भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बुमराह ये भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, सेंटनर ये भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो कहीं ना बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे मुंबई को जाता है, और मुंबई का चांस मैक्सिमम है आज। जी, मैं अखिल जी, मैं इसलिए तो ये कह रहा था कि जो आप बैटिंग लाइनअप देखिए दोनों टीमों का, मैं जो बता रहा था आपको मिडिल ऑर्डर में, अगर मिडिल ऑर्डर में मैं मुंबई को देखता हूं तो विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, नमन धीर, सबके सब इनफॉर्म बल्लेबाज है और सबके सब इंटरनेशनल खेल चुके हैं। नमन धीर को अगर मैं छोड़ दूं तो सबके सब इंटरनेशनल पर अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। मैं चाहे सूर्य कुमार यादव की बात करूं या फिर तिलक वर्मा की बात करूं, खुद कप्तान हार्दिक पांड्या जो हैं वो गेंद और बल्ले दोनों से रन बना रहे हैं। उसके अलावा अगर आप मुंबई की, दिल्ली की जो बल्लेबाजी देखते हैं, समीर रिजवी है वहां पर, आशुतोष हैं, विपराज निगम है, अभिषेक पोरेल, ये सब युवा हैं सर। अगर इनके ऊपर इतना भार डालेंगे ना तो फिर आपको उनके कहते हैं ना, वो भाग्य का सहारा लेना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि इतने कामयाब गेंदबाजों के सामने और इतने एक्सपीरियंस बंदों के सामने आप एकदम से युवा को झोंक देंगे। मुझे तो आज फिर थोड़ा सा मुंबई की जो कैलकुलेशन है ना उसमें गड़बड़ी लगी है। करुण नायर को आज टीम में रखना चाहिए था, चाहे आप समीर रिजवी को बाहर करते या आप किसी और को बाहर कर सकते थे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आता सर और उसके साथ साथ एक मजबूती भी आपकी बल्लेबाजी में आती, जो अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। जी, चेंजेस का सबसे बड़ा कारण दिल्ली को डुबा के लेके जाता है। अगर करुण नायर अगर 1-2 मैच खिलाने थे, 2-3 मैच खिलाते, थोड़ा ऊपर खिलाते बीच में, तो उससे अकॉर्डिंगली दिल्ली को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता था, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है। जी, अब क्योंकि मुंबई पहले बल्लेबाजी करेगी अखिल जी, तो कितना स्कोर आप देख रहे हैं मुंबई की तरफ से कि मुंबई कहां तक जा सकती है इस मुकाबले में? जैसे परफॉर्मेंस का, जैसे दिल्ली की अभी परफॉर्मेंस, वो मुंबई की अभी परफॉर्मेंस चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली तो 200 रन तो कम से कम बनते दिखाई दे रहे हैं आज। जी, एक वानखेड़े का भी थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है सर, अगर 200 से ज्यादा, होम ग्राउंड का कहीं ना कहीं तो एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है सर, यहाँ पर रन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो 200-220 के आसपास मुंबई अगर जाए तो ये काबिले तारीफ हो सकता है, क्योंकि दूसरी पारी में अगर बारिश भी पड़ जाती है तो फिर दिल्ली को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा एक और बात, दिल्ली को किस रणनीति के साथ अब उतरना होगा मैदान पर, क्योंकि गेंदबाजी चुनी है कप्तान ने पहले करके, और आपके पास अगर गेंदबाजी की मैं बात करूं, चमीरा आपके पास है, मुस्तफिजुर आपके पास है, और मुकेश को एक बार फिर से टीम में वापसी हुई, उनको आज फिर मौका दिया गया, तो क्या रणनीति लेके उतरना होगा कप्तान फैफ डु प्लेसी को इन बल्लेबाजों के सामने? तो पावर प्ले को बचा के चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम पावर प्ले में जितने कम से कम रन दे सकते हैं बॉलर, वहां पे पावर प्ले बचाएं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जिसको हम स्पिनर के दम पे रोक सकते हैं, जैसे तिलक वर्मा इस टाइम स्पिनर पे थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, और तिलक वर्मा को अगर आते ही स्पिनर का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है दिल्ली की तरफ से, तो यहाँ पे सूर्य कुमार, तिलक वर्मा को रोका जा सकता है। तो दिल्ली, अगर मुंबई के दिल्ली की तरफ से बॉलिंग का थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना जाए स्पिनर के साथ, और स्पिनर को यूज किया जाए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूर्य कुमार को पेस पसंद है, पेस के अकॉर्डिंग अगर आप पेस देते हो
तिलक वर्मा को पेस देते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा दिल्ली को। जी, क्योंकि 3 स्पिनर्स के साथ आज दिल्ली उतरी है सर। विपराज निगम है वो स्पिन करते हैं, माधव तिवारी को आज फिर मौका दिया गया है, और कुलदीप यादव तो आपके पास है ही एक चाइना मैन। कुलदीप का इस्तेमाल आपको अच्छे से करना होगा, जैसा आपने कहा कि जब तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जब होंगे तो उनके सामने आपको विपराज निगम और कुलदीप यादव को जरूर यूज करना होगा, क्योंकि दोनों को तेज गेंदबाजी पसंद है। एक आखिरी सवाल है अखिल जी, फिर उसके बाद आपसे विदा लूंगा। कितना चांस आप दिल्ली का यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है, और उसके बाद अगर हारते हैं तो फिर आपको यहाँ से घर तो खैर नहीं जाना पड़ेगा, एक बचा हुआ मुकाबला हो तो आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन वो मुकाबला फिर आपको आगे की तैयारी के लिए होगा। अगर आज जीतना है तो आप उनको क्या एक टिप्स देना चाहेंगे, और कितना परसेंटेज यहाँ पर दोनों टीमों को आप रखते हैं कि कितने परसेंटेज दिल्ली मुकाबला जीतेगी और कितना मुंबई यहाँ पर जीतेगी? दिल्ली के लिए तो हम ये आज फाइनल ही है एक तरीके से। अगर दिल्ली को मतलब 100% इस मैच के लिए देना पड़ेगा, अगर आगे मैच में बना रहना है तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम माने जाए कि मुंबई को होम ग्राउंड है तो कम से कम 60-40 का रेशो तो आज जाता ही है। दिल्ली को 40, मुंबई को 60। जी चलिए अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने एक्सपर्ट कमेंट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अखिल जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, 60-40 का उन्होंने रेशो दिया है, यानी कि 40% दिल्ली के चांस है जीतने के और 60% मुंबई के यहाँ पर चांस है। वो इसलिए है क्योंकि वानखेड़े का ये मैदान है और मुंबई का घरेलू ये मैदान है, और दिल्ली वानखेड़े को रास नहीं आती है, लेकिन दिल्ली के लिए आज करो या मरो का ये मुकाबला है। और उससे भी बड़ी जो एक बड़ी खबर दिल्ली के लिए आई, जो एक बड़ी तो नहीं कहेंगे, खराब जो खबर आई है वो ये है कि आज अक्षर पटेल भी टीम के साथ नहीं है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात, मुद्दों पर क्या है जनता की बात, सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। सन सैल्यूटेशन यानी सूर्य नमस्कार एक होलिस्टिक एक्सरसाइज जो कि विशेष 12 डायनेमिक मूवमेंट्स का एक सेट